हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अपने पढ़ाई बेस्ट तरीके से करेंगे और उसी में और अच्छी तरह से तैयारी करवाने के लिए हम लोगों ने लाया है आपके लिए क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग आज देख रहे हैं केमिस्ट्री के 4th चैप्टर, ठीक, वो केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें है आज का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, हम लोगों ने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पिछले क्लास में हम लोगों ने देख चुका था। आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है ये तो हम लोग जान चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐड है, वो है फाइंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहां पर हमें क्या करना है कि रेट इक्वेशन हमें मालूम करना है, लेकिन इंटीग्रेटेड यानी कि इंटीग्रेशन मेथड द्वारा हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या करना है, रेट इक्वेशन मालूम करना है। तो अभी हम लोग याद करेंगे। तो पहले देख लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। तो हम लोगों ने इसके बारे में देख ही चुका है कि जब कोई भी रिएक्शन हो और उसका हम लोग रेट इक्वेशन लिख रहे हैं, तो या रेट लॉ इक्वेशन लिख रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है कि उसका अगर जो रेट होता है, रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का जो एक्सपोनेंट रहेगा जीरो, उसके प्रोपोर्शनल रहेगा, तब उसको क्या बोला जाता है, तो उसको जीरो ऑर्डर। देखें, ए केमिकल रिएक्शन हुज रेट इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो, क्या, जीरो पावर ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, पावर या बोले तो एक्सपोनेंट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कुछ इस तरह से हम लोगों ने देखा था कि आर प्रोपोर्शनल, यहाँ पर सी टू द पावर, यहाँ पर या एक्सपोनेंट्स क्या, जीरो, इस तरह से, या इसको ऐसे भी हम लोग आर इक्वल के इंटू, इस तरह से। ठीक, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का अगर पावर जीरो रहेगा और उसी का प्रोपोर्शनल रहेगा उसका रेट, तब उसी रिएक्शन को बोला जाता है जीरो ऑर्डर। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं एक क्या बोलते हैं, रिएक्शन। कंसीडर अ रिएक्शन, या बोले तो जनरल रिएक्शन है, सामान्य सा, जनरल रिएक्शन। ठीक, हम लोग एक कंसीडर कर रहे हैं एक सामान्य सा अभिक्रिया, जैसे कि कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट किस में बदल जाता है, तो प्रोडक्ट में बदल जाता है, यानी कि वेयर आर इक्वल रिएक्टेंट, ठीक, एंड पी इक्वल प्रोडक्ट। क्लियर है इतना। तो हम लोग इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम पूछें कि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन कुछ हम लोग ऐसे नॉर्मली ऐसे दर्शाएंगे, यहां पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट लेके चले तो माइनस डी आर, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहां पर क्या दर्शा रहा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt, इस तरह से। तो रेट ऑफ रिएक्शन ए हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इफ, लेकिन हम जो कंसीडर किए हैं क्या बोलते हैं, रिएक्शन, तो वो अगर फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाला हुआ तब, इफ इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर मान गए कि क्या हो, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का पावर जीरो, इस तरह से होता है। ठीक, तो यहां पर अगर हम इस तरह से अगर आगे बढ़े तो रेट ऑफ रिएक्शन हम पहले इतना निकाल चुके हैं, ये कि माइनस डी आर अपॉन dt, इस तरह से। ठीक, और ये यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो इक्वल, और यहाँ पे आएगा रेट कांस्टेंट। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ है आर का पावर जीरो, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हो सकता है, माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल आर इंटू इतना का मान वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट या थिंग या नंबर का पावर जब जीरो रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1, इस तरह से। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं, माइनस डी आर इक्वल के इंटू डी टी, इस तरह से हम कर सकते हैं। इधर डिवीजन में था, उधर मल्टीप्लीकेशन में चले गए, माइनस को भी उधर भेज देते हैं, तो डी आर इक्वल माइनस के इंटू डी टी, इस तरह से हो गया। ठीक, इस तरह से हमें एक इक्वेशन का रूप प्राप्त हुआ है। अब यहां पर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेटिंग
ग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के दोनों तरफ हमें इंटीग्रेशन करना है। तो कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन का साइन देंगे हम लोग, और उसके बाद यहां पर कुछ इस तरह से इधर भी हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब आगे की ओर हम देखेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। आप लोगों ने इंटीग्रेशन में फॉर्मूला देखा होगा कि कुछ इस तरह से अगर फॉर्मूला होता है dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x नॉर्मल इस तरह से। तो यहाँ पर भी x के जगह पे r है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा r कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोले तो इक्वल, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के, माइनस से बाहर आ जाएगा, के तो कांस्टेंट है तो जनरल सा बाहर आ जाएगा, और dt रहा तो सेम इसी तरह से ऐसे dt, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा t आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस इंटू टी, लेकिन यहाँ पर हमारा आएगा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो जिसको हम मान लेंगे i, जिसको हम क्या मान लेंगे i, वेयर i इक्वल इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक, आप लोग मैथ में जब इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो वहां पे कांस्टेंट भी मिलता है इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग इसको मान लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर मान के चलें कि अगर रिएक्शन शुरू भी ना हुआ हो, ठीक, तो रिएक्शन शुरू भी ना हुआ तो उस समय अगर टाइम अगर बात करें तो टाइम उसके लिए क्या लेके चलेंगे, तो टाइम हम लेके चलेंगे t इक्वल जीरो ही लेके चलेंगे ना, कि जो टाइम क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो t इक्वल जीरो। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, इस तरह से यहां पर लिख लेते हैं, देन t बराबर जीरो, अगर तब रुक जाइए यहाँ पे, रुक जाइए यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं इफ t बराबर ऐसे t बराबर जीरो, तो अगर यानी कि एकदम शुरुआती अवस्था में, तो उस समय हमें जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो भी क्या रहेगा, एकदम उस समय कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ रहेगा, ज्यों का त्यों बचा हुआ रहेगा, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कौन सा परिवर्तन, कोई नहीं, यानी कि ज्यों का त्यों बना हुआ रहेगा। तो उसको हम मान लेते हैं आर नॉट, यानी कि शुरुआती जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कितना था आर नॉट, और ये बाद में आर हो जाता है, तो आर की जब टी बराबर जीरो रहेगा तो आर किसके बराबर हो जाएगा आर नॉट के। तो अब इन सब मान को अगर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इस तरह से हमें कुछ देखने को मिलेगा, देन आर नॉट इक्वल माइनस के, टी यहाँ पर कितना है, तो टी तो जीरो लिए हैं क्योंकि इनिशियल स्टेट में हम लोग, तो माइनस के इंटू जीरो प्लस आई, तो यहां पर हमें मिल जाएगा आर नॉट इक्वल आई। ठीक, तो हमें यहाँ पर आई का यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू पता चल गया। अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहां पर, तो बाकी तो पार्ट ज्यों का त्यों रहेगा, आर इक्वल माइनस के टी इंटू टी प्लस आर नॉट, इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, अब यहां पर हम क्या करते हैं कि यहां पर ये माइनस वालों को इधर भेज देते हैं, तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, माइनस के टी है तो इधर आ जाएगा प्लस के टी में, और इधर क्या करते हैं आर नॉट है, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि आर नॉट और इसको भेज देते उधर, तो क्या हो जाएगा माइनस आर, इस तरह से। ठीक, ये तो हो गया हमारा। अब इसके बाद हम यहाँ पर अगर ऐसे करें के इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी और अपॉन टी, इस तरह से। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा रेट इक्वेशन बाय इंटीग्रेटेड मेथड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, अब यहां पर अगर बात करें कि कहां पर कौन क्या है, तो वी ऐसे हमारा इक्वेशन क्या आया था, के इक्वल ऐसे आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। तो अगर बात करें कि कौन क्या है यहां पर, तो वियर की है हमारा रेट कांस्टेंट, ये तो मालूम ही है रेट कांस्टेंट। ठीक, अगर बात करें आर नॉट ये जो है, तो ये क्या है, तो ये है यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
कॉन्सेंट केवल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसका है, रिएक्टेंट का, एट टी बराबर टी इक्वल 0, ठीक। यानी कि जब समय 0 था, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ था, यानी कि जो रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का था आर नॉट। अगर बात करें आर, तो यहां पर क्या है, तो ये भी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी, एट टाइम टी, यानी कि टी समय पे इतना था कॉन्सेंट्रेशन। और टी क्या है, तो टी तो हमारा नॉर्मल सा टाइम है कि पूरे रिएक्शन में टाइम कितना लगा है, और इतने ही पार्ट्स। तो ये था हमारा इक्वेशन, क्या, रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बाय इंटीग्रेशन मेथड। ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है। फिर उसके बाद पूछ रहे डिराइव्ड एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि उसके बाद जीरो डिराइव करना हमें एक्सप्रेशन किसका, हाफ लाइफ इक्वेशन जीरो ऑर्डर का। तो देखते हैं पहले तो हाफ लाइफ होता क्या है, पहले हाफ लाइफ ही देख लेते हैं। तो देखिए हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन अगर बात करें तो ये सिंपल सा चीज है कि जब भी हम लोग यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट होता है तो एक ऐसा समय होता है कि जो शुरुआत में एकदम, जब मान के चलते हैं कि हम कुछ अमाउंट लिए हैं रिएक्टेंट का, मान के चलते हैं यहाँ पर हम कि यहाँ पर हम 100 ग्राम अमाउंट लिए हैं रिएक्टेंट का। तो यहाँ पर क्या, जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा तो हम लोग जानते हैं कि जो रिएक्टेंट का जो अमाउंट होता है या कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्या होता है, धीरे धीरे घटने लगता है और वहां पर प्रोडक्ट का बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे रिएक्टेंट क्या होगा, घटेगा, और घटेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ठीक है अपने शुरुआती कॉन्सेंट्रेशन या कुछ शुरुआती अमाउंट का ठीक आधा हो जाएगा, यानी कि 50% हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो जितने समय में वो 50% हो जाएगा वही उस रिएक्शन का क्या कहलाता है, हाफ लाइफ कहलाता है। तो हाफ लाइफ तो हम लोग समझ गए कि कोई भी रिएक्शन का रिएक्टेंट जितने समय में पहली अवस्था के या इनिशियल स्टेट का 50% हो जाए तो वही क्या कहलाता है, तो कहलाता है हाफ लाइफ। तो लेकिन यहाँ पर हमें है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो सेम उसी तरह से बस यहाँ पर जो रिएक्शन होगा कौन सा रहेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहेगा। यानी कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट जितने समय में 50% हो जाता है तो वही टाइम क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ कहलाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो देखिए द टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज रिड्यूस्ड to half of its initial concentration, देखिए it reduces to half of its initial concentration, the time is called half life of zero order reaction। यानी कि ये क्या है, टाइम है, और उस समय में क्या होता है, इन विच टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन का घटता है, और घट कर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, यानी कि आधा हो जाता है, किसका, ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि शुरुआती सांद्रता या शुरुआती कॉन्सेंट्रेशन का। और यही टाइम क्या कहलाता है, तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। और ये तो हो गया। अब यहाँ पर हमें है एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पर इस तरह सोचेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने देखा था रेट इक्वेशन ऑफ हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम लोगों ने देखा था रेट इक्वेशन। उसमें क्या था कि इस तरह से क्या था, K इक्वल आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, इस तरह से। तो हम लोग यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या कि T इक्वल 1/K इंटू आर नॉट माइनस आर, इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमें क्या कर रहे हैं, हाफ लाइफ निकालना है। तो हाफ लाइफ कहने का मतलब क्या होता है कि जितने समय में आधा हो जाए, यानी कि टी बराबर हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, टी हाफ। हाफ लाइफ को इसी से डिनोट किया जाता है, टी हाफ, इस तरह से। तो जब टी बराबर टी हाफ होगा, एफ टी इक्वल टी हाफ, देन जो आर होगा, यानी कि जो क्या बोलते हैं, जो टी समय पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो अपने शुरुआती अवस्था का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में कितना था, आर नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, देन ऐसे इस तरह से रुक जाइए, तो यहाँ पे देन आर इक्वल यहाँ पर आर नॉट अपॉन 2, इस तरह से हो जाएगा।
क्लियर है? ठीक है, तो अब इस बात को हम लोग रखेंगे इस इक्वेशन में, क्या इस इक्वेशन में रखेंगे, तो रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के ये ना यहाँ पर इस इक्वेशन में, यहाँ पर इसमें, तो हमें मिलेगा t इक्वल 1/k इंटू आर नॉट माइनस आर की जगह पे क्या हो जाएगा, आर नॉट अपॉन 2, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, पूरे सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर 2 में से घटेगा तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा आर नॉट, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से, इनटू ऐसे आर नॉट अपॉन 2, इस तरह से, यानी कि फाइनल हमें इक्वेशन क्या मिला, तो टी हाफ, यहाँ पे टी हाफ हो जाएगा, टी के जगह पे टी हाफ, तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा 1/k ऐसे 2k, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा आर नॉट। क्लियर है? देखिए इस तरह से, हाँ, तो आर नॉट अपॉन 2k, तो ये हो गया एक्सप्रेशन किसका, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ है हाफ लाइफ वेयर, ये दर्शा भी देते हैं वेयर, टी हाफ क्या है, तो टी हाफ है यहाँ पर हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, आप सुन लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और आर नॉट क्या है, तो आर नॉट यहाँ पर है ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गया, तो एक्सप्रेशन भी हो गया। क्लियर है? ये भी प्रश्न हमारा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ठीक, उसके बाद डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसके बाद हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमें मालूम करना है, जैसे जीरो ऑर्डर में हम लोगों ने अभी किया था। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिंपल सा हम लोगों ने पहले भी देख चुका है कि एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन रहेगा, जिसका रेट क्या रहेगा, रेट रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, 1 एक्सपोनेंट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, इट्स कॉल्ड यहां पर देखिए, यहां पे कुछ गड़बड़, इट्स कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या, तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसका रेट उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के यहां पर 1 एक्सपोनेंट का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इस तरह से जो रेट रहेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, उसके रिएक्टेंट का एक्सपोनेंट्स कितना रहेगा, 1, इस तरह से। ठीक, ये तो हम लोग जान गए। अब अगर बात करें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो जैसे जैसे हम स्टेप बढ़े जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, वैसे वैसे स्टेप बढ़ेंगे इसमें भी इंटीग्रेटेड लॉ, इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी बस बीच में थोड़ा सा बदलाव आएगा, तो आप लोग देखते चले। इसमें भी पहले कंसीडर करेंगे, कंसीडर जनरल इक्वेशन, एक सामान्य सा हम इक्वेशन यहाँ पर जनरल रिएक्शन एक कंसीडर करते हैं, जो कि एक रिएक्टेंट है जो बदल जाता है प्रोडक्ट में, यानी कि वेयर आर इक्वल रिएक्टेंट और पी इक्वल प्रोडक्ट। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन एकदम कॉमन सी बात है कि ये हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी, इस तरह से। ठीक, इस तरह से हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। लेकिन अगर बात करें इफ इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करें कैसा रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तब इसका रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा। तब हम लोग यहां पर देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन का क्या एक्सपोनेंट 1 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक, अगर यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन हम पहले देख चुके हैं कि माइनस डी आर अपॉन डी टी है। ठीक, इस तरह से। तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन, यहाँ पर r टू द पावर 1। यहां पर अब देखें तो अगर यहां पर इस तरह से हम करें, आगे बढ़े, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल आएगा, और यहां पर आएगा रेट कांस्टेंट
और यहाँ पर ये अपना बना हुआ रहेगा, पावर 1 है तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से अगर हम चेंज करते हैं कि डी आर, यहाँ पर आर को नीचे भेज देते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर हो जाएगा कि आर, और इधर हम माइनस को भी भेज देते हैं, ठीक, माइनस के, और dt को भी इधर dt, इस तरह से, ठीक। अब यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ठीक। इस इक्वेशन का दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है हमें, तो इस तरह से इंटीग्रेशन का पहले तो साइन लगाएंगे हम लोग सिंपल इस तरह से, ठीक। अब उसके बाद यहां पर हो जाएगा माइनस के इंटू डी टी, इस तरह से, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर आएगा ln, यहां पर नेचुरल लॉगरिथम, यहां पर ln, यहां पर हो जाएगा r, ln क्या हो जाएगा r, इस तरह से, ठीक। तो अब देखिए अगर इधर बात करें तो इधर हमारा हो जाएगा माइनस के इंटू टी प्लस आई, जहां where I is इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्लियर है। यहां पर हमने सिंपल लॉग का फॉर्मूला यूज किया है, ठीक। मैथ में आप लोगों को ये फॉर्मूला मिल जाएगा कि इस तरह से अगर रहे कि 1/x इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट ऑफ x, इस तरह से, तो यहाँ पर क्या हो जाता है ln x, इस तरह से। तो सेम उसी तरह से यहाँ भी हमारा, तो ln यहाँ पर r हो गया हमारा, नेचुरल लॉगरिथम हुआ है। एक लॉगरिथम में दो रूप आपको देखने को मिलेगा, जिसका बेस होता है 10 और एक होता है ln जिसका बेस होता है a, ठीक। नेचुरल लॉगरिथम जिसको बोला जाता है, तो यहाँ पर हमने नेचुरल लॉगरिथम के अनुसार चला है, और यहाँ पर ये तो हो गया। अब इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। अगर बात करें अब हम लोग इफ ऐसे, इफ t इक्वल 0, यानी कि समय क्या है, 0 है, यानी कि वैसा स्टेट जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो हमारा जो क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रहेगा वो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा, एकदम मूल अवस्था में रहेगा। उसको मान लिया R0, यानी कि R इक्वल R0, ये हो गया। अगर इन सभी बातों को अगर फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करें तो हमें ए मिलेगा, ln R0 इक्वल माइनस के इंटू 0 प्लस आई, ऐसे मिलेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ln R0 इक्वल आई, इस तरह से हो जाएगा। तो अब हमें आई का वैल्यू पता चल गया। अब इस आई के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ऐसे, ln R इक्वल माइनस के इंटू टी प्लस ln R0, इस तरह से मिलेगा, ठीक। अगर हम इसको ऐसे कर दे, माइनस वाले KT को इधर कर दें तो प्लस में KT हो जाएगा, और यहां पर बचेगा हमें ln R0, और इसको इधर भेज दें तो हो जाएगा माइनस ln R, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहां भी हम लोग एक लॉग का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर देखिए दोनों डिवीजन के रिलेशन में है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ln R0 अपॉन R, इस तरह से। जब डिवीजन में हो तो यहाँ पर माइनस के रूप में आ जाता है, क्लियर है। यहाँ पर माइनस आ जाएगा जब डिवीजन के रूप में रहेगा, ये लॉग का नियम होता है, ये तो क्लियर है। अगर हम यहाँ पर इस तरह से अगर k को इधर छोड़ते हैं तो t इधर हो जाएगा 1/t इंटू ln R0 अपॉन R, इस तरह से, कोई दिक्कत। अब इसमें एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहां पर हम लोगों ने लास्ट स्टेप क्या देखा था कि k बराबर 1/t, ठीक। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था ln R0 अपॉन R, इस तरह से हम लोगों ने देखा था। तो ये था नेचुरल लॉगरिथम में। तो हम लोग यहाँ पर बदलते हैं सिंपल वाले लॉगरिथम में, यानी कि जिसका बेस 10 होता है, तो उसमें बदलेंगे तो यहाँ पर आएगा 2.303 अपॉन t, और यहाँ पर हो जाएगा log R0 अपॉन R। यहां पर हमने नेचुरल लॉगरिथम से सिंपल वाले लॉगरिथम में आ गया है, यानी कि ये जिसका बेस c होता है उससे बदलकर बेस 10 वाले में आ गए हैं हम लोग, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमारा यही है रेट इक्वेशन ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर किसके द्वारा, इंटीग्रेशन मेथड द्वारा। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर है क्या, कौन कौन। वियर के है, क्या है, तो रेट कांस्टेंट है, क्लियर है, रेट कांस्टेंट। ठीक, अगर बात करें तो टी क्या है, टी तो टाइम है, सिंपल। यहाँ पर आर नॉट क्या है, तो आर नॉट हमारा सिंपल क्या है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इक्वल जीरो, यानी कि जब समय जीरो था तो उस समय का कॉन्सेंट्रेशन है आर नॉट। और बात करें आर का, तो ये क्या है, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ही है, लेकिन कब, रिएक्टेंट एट टाइम टी, यानी कि टी समय पर। ठीक, ये क्लियर है। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यहाँ पर रेट इक्वेशन बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो ये भी हमारा, ये भी प्रश्न क्लियर है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिराइव करना है, उसका इक्वेशन, derived equation of, यहाँ पर equation of half life of first order reaction, and so that the half life of first order reaction does not depend on the concentration of reactant। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ये हमें शो करना है। तो एकदम सिंपल सा छोटा सा बात है। हम शुरू करते हैं इसका आंसर ऐसे। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे रेट इक्वेशन से, रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किससे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों ने जस्ट अभी देखा था, क्या था कि K इक्वल 2.030 अपॉन T इंटू लॉग इंटू आर नॉट अपॉन आर, यही तो हम लोगों ने देखा था। इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, तो T इक्वल क्या हो जाएगा 2.030 अपॉन K इंटू लॉग आर नॉट अपॉन आर, इस तरह से, क्लियर है। ठीक, ये तो हमारा इक्वेशन आ गया। अब लेकिन यहां पर करना क्या है कि हाफ लाइफ निकालना है। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि जितने समय में रिएक्शन का रिएक्टेंट अपने इनिशियल स्टेट का क्या हो जाए 50% हो जाए, उसी टाइम को क्या बोला जाता है, हाफ लाइफ। यानी कि और उसको दर्शाते हैं टी हाफ से, यानी कि टी बराबर क्या हो जाएगा, इफ टी इक्वल टी हाफ, तो देन जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा रिएक्टेंट का वो क्या हो जाएगा, वो तो इनिशियल स्टेट का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इस तरह से। ठीक, इनिशियल स्टेट का हाफ हो जाता है। हम लोगों ने हाफ ऑर्डर रिएक्शन के परिभाषा से जाना है। ये तो हो गया। अब इसको अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ऐसे मिलेगा, नाउ टी हाफ इक्वल यहाँ पर 2.303 के अपॉन के इंटू लॉग आर नॉट, और अपॉन क्या हो जाएगा, आर के जगह पे अब हम क्या रख सकते हैं, आर नॉट रखेंगे। क्यों, क्योंकि हाफ लाइफ रिएक्शन में टी हाफ समय पर यही रहेगा आर का वैल्यू। ठीक, ये तो हो गया। अब अगर आगे अगर बात करें इससे, तो हमें इस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, टी हाफ 2.303 अपॉन के। अब देखिए यहाँ पे आर नॉट इंटू आर नॉट कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा log 2, ऐसे हो जाएगा log 2। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। अगर बात करें अब इसके और आगे, तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा, log 2 का वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर, तो log 2 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 0.3 समथिंग कुछ होगा, 301 इस तरह से। ठीक, तो ये समथिंग इतना ही होगा, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है। ठीक, अगर बात करें अगर इस तरह से अब आगे, तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर दोनों गुना करवाएंगे तो समथिंग आता है 0.693, क्या आता है 693 अपॉन के, इस तरह से। तो ये है हाफ लाइफ रिएक्शन का इक्वेशन, किसके लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, इट इज इक्वेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
ये तो क्लियर हो गया हमारा, ठीक। लेकिन अब हमें एक और इसमें क्या करना है कि हमें शो करना है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, वो डिपेंड नहीं करता किस पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो अगर हम इस अब आते हैं नाउ इस इक्वेशन से अगर बात करें टी हाफ इक्वल 0.693 अपॉन के, ऐसे तो यहां पर अगर 0.693 तो कांस्टेंट एक नंबर है, तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं टी हाफ प्रोपोर्शनल 1 अपॉन के, इस तरह से, ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए इसी में इस इक्वेशन में आप बात करें, इस इक्वेशन में कहीं पर इसका जो हाफ लाइफ है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसमें है इक्वेशन में कहीं पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेट नहीं है, तो हो गया से नाउ यहां पर इस तरह से हो गया। नाउ वी से डेट द half life of फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, आप सुनते जाइए यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन doesn't depend on concentration of reactant, ठीक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये है। तो इस तरह से पूरी तरह से हो गया, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। हमें ऐसे ऐसे कारकों का, ऐसे ऐसे हमें फैक्टर का बात करना है जो रिएक्शन के रेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, मतलब या तो उसको घटा देगा या तो बढ़ा देगा। तो कौन कौन से ऐसे हैं यहां पर फैक्टर जो इसको प्रभावित करते हैं। तो पहला तो हो जाता है टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, यानी कि जो हम रिएक्टेंट लिए हैं या उसके चारों ओर पूरा जो कंटेनर में लिया है या उसके चारों ओर जो सराउंडिंग एरिया है वो सभी का टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है उस पर। तो देखिए इन जनरल द इंक्रीजेस इन द टेम्परेचर, अगर तापमान में वृद्धि होता है तो इंक्रीजेस द रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो जैसे जैसे अगर तापमान में वृद्धि होगा वैसे वैसे लगभग सारे के सारे यानी कि ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शन, सभी केमिकल रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो इतना तो जान गए हम लोग। ऑन द अदर हैंड यानी कि इसका अगर विपरीत बात करें, द डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द रेट, अगर तापमान घटता है तो केमिकल रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है, तापमान बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा। तो इस तरह से तापमान से प्रभावित होता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कैसे प्रभावित होता है तो वो भी देख लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या बोलते हैं, यहां पर एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। तो जो कोलाइड करने वाला, हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो कोलाइड करते हैं तो उनका काइनेटिक एनर्जी भी होता है जिसके कारण वो कोलाइड कर पाते हैं। तो उनके एवरेज काइनेटिक एनर्जी का तो बढ़ जाता है, कैसे, तापमान के बढ़ने के कारण। और द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन यानी कि वैसा कोलिजन जो कोलिजन होने के बाद मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में बदल जाए, तो इफेक्टिव कोलिजन का नंबर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अब इफेक्टिव कोलिजन का नंबर बढ़ गया तो इसका मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो अगर पूछे कि टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इफेक्ट होता है तो उसका ये पूरा हमारा आंसर है कि टेम्परेचर की सहायता से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे प्रभावित होता है। तो हम लोग समझ गए, ठीक। तो अगर आप बात करते हैं यहां पर, ये तो हमारा था फर्स्ट, ये फर्स्ट फैक्टर था, ये है हमारा सेकेंड फैक्टर। क्या है ये, सेकेंड फैक्टर है हमारा। ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर, ठीक। रुक जाइए यहां पे थोड़ा सा ऐसे, ये है फर्स्ट, ठीक, और ये है सेकंड। तो देखिए सेकंड में क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं।
तो देखिए सेकंड में कहा क्या रहा है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहां पर अब डिपेंड करता है कि जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसका नेचर कैसा है, उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो द रिएक्शन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि जैसा रिएक्टेंट का प्रकृति रहेगा उसी के हिसाब से रेट होगा, किसका, रिएक्शन का रेट भी होगा या प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से। तो ये था सेकंड यहाँ पर फैक्टर। अगर बात करें नेक्स्ट फैक्टर का, तो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है थर्ड फैक्टर। तो हमारा थर्ड फैक्टर है यहां पे प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो अगर कैटलिस्ट का वहां पर उपस्थिति है तो कैटलिस्ट के भी क्या करता है, कैटलिस्ट यानी कि बोले तो यहाँ पर एक ऐसे सब्सटेंस होता है जो क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। तो कैटलिस्ट के कारण भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, बदल जाता है। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल रिएक्शन, यानी कि वो अपने में रासायन बिना किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन लाए रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। ठीक, अगर बात करें अगर नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट फैक्टर का, तो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। ठीक, तो देखिए सरफेस एरिया क्या करता है, तो सरफेस एरिया जितना ही ज्यादा रहेगा किसका, रिएक्टेंट का, तो द लार्जेस्ट द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना ही ज्यादा रहेगा द फास्टर इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या जाएगा, उतना ही ज्यादा रहेगा। जैसे में अगर देखिए अगर कोई बड़ा सा टुकड़ा लेकर हम रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन आसानी के देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वहीं पर उसका महीन सा पाउडर बना दिया जाए और तब रिएक्शन करवाया जाए तो उसका क्या होता है, महीन सा पाउडर बनाने पर वहां पर सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण क्या होता है, वो रिएक्शन जल्दी करता है बहुत तेजी से। इसका एग्जांपल आप लोग ऐसे देख सकते हैं, आप लोग लोहा का एक काट लीजिएगा, उसको आग में डालिएगा, ठीक, एक कील लोहा का, तो देखिएगा कि वहां पर आपको नॉर्मली कोई जल्द से रिएक्शन होते हुए नहीं मिलेगा, लेकिन आप वहीं पर लोहा का पाउडर लेकर वहां पर आग में डालिएगा तो वहां पे तुरंत से तितकी निकलेगा और चिंगारी निकलेगा आग का, ठीक, वो तुरंत से वहां पर जलने लगता है वहां पर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। तो वहां पर पाउडर क्या कर रहा है, बहुत ही जल्दी से वहां पर रिएक्शन कर रहा है, लेकिन जो कील है नहीं। तो कील का अगर वहां पर क्या रहेगा, सरफेस एरिया कम रहेगा, लेकिन उसी कील को पाउडर बनाकर डाला जाए तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और रिएक्शन तेजी से होता है। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा, रिएक्शन का स्पीड उतना ही ज्यादा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा। अगर बात करें यहां पर अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। अगर वहां पर कोई यहां पर पांचवा पॉइंट है, एक्सपोजर करते हैं कोई रेडिएशन का, कोई रेडिएशन लेते हैं उसका एक्सपोजर करते हैं, जैसे सनलाइट दे रहे हैं या यूवी लाइट दे रहे हैं, तो ये यूवी लाइट दे या सनलाइट दे, तो ये सब अलग अलग रेडिएशन देने पर भी क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये सब फैक्टर थे, तो हम लोगों ने यहाँ पर 5 फैक्टर के बारे में बात किया है, कैसे कैसे इफेक्ट करता है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स का। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अपने एग्जाम का तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हम जरूर उसका निदान करेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।